So we will start with detailed revision of electric field intensity due to dipole at equatorial point. हमको इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल। तो कल हमने ऑलरेडी डेरिवेशन देखा था। टुडे वी विल रिवाइज एंड वी विल आल्सो राइट डाउन लिटिल बिट ऑफ थियरी यहाँ पे मिनिमम है, सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट वी विल नोट डाउन एंड अगेन जो नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ आप एज वो भी यूज करोगे एग्जाम के लिए तो चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमैटिक है, कम थियरी है। तो सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, पहला पार्ट था एट एक्सियल पॉइंट, सेकेंड पार्ट है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। हमको इक्वेटर पे, किसके इक्वेटर पे, डाइपोल के इक्वेटर पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने कल देखा था सबसे पहले वी हैव डाइपोल। डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं इक्वल बट अपोजिट। एक चार्ज है -q और -q चार्ज का लोकेशन अगर आपको याद होगा इट वाज A एंड अनदर चार्ज इज +q। +q चार्ज वाज एट B। ये +q चार्ज है, ये A पॉइंट पे -q चार्ज है। देन वी हैव इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटर, एंड इस इक्वेटर पे एक पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। C से डिनोट करो, O से डिनोट करो, डजंट मैटर, एक ही बात है। देयर इज सम पॉइंट P हियर जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो टू स्टार्ट विद बेसिक कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of क्या होता है डाइपोल के पास, चार्जेस consisting of -q and +q, -q charges located at, कहाँ पे लोकेटेड है, located at A and B respectively. Then हमको डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक पॉइंट लेंगे P, उसका डिस्टेंस क्या है R। कहाँ से है R, सेंटर से डिस्टेंस है R। तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज R, ये डिस्टेंस आ गया R। तो कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P, कंसीडर अ पॉइंट P at the equator of dipole at a distance, कितना डिस्टेंस है पॉइंट का, R, at a distance R from its center, ऐसा क्लियर। अब P पे दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B विच इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे। तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा हमको, डायरेक्शन इज फ्रॉम B टू P। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। देन P पॉइंट पे और एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब फ्रॉम P टू A। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। तो अब लिखने का जो मेथड है उसको हमेशा एकदम सिंपल रखना, एकदम सिंपल। सिर्फ हमको बताना है ना, क्या बताना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड B चार्ज का क्या है EB और P पॉइंट पे A का क्या है EA। तो राइट डाउन, अगर ऐसा सीख लोगे तो 12th स्टेट बोर्ड में भी फुल मार्क्स मिलते हैं। तो लेट हमको जो जो पैरामीटर लगने वाला है वो पहले से बता दो। लेट EB इज, क्या है EB, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे है, P पॉइंट पे है एट पॉइंट P। क्यों है, ड्यू टू चार्ज एट B, ड्यू टू चार्ज एट B, करेक्ट, राइट। और B पे चार्ज होना था +q। डायरेक्शन भी बता दो, डायरेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्शन क्या था B टू P, directed from B to P। So this is not at all difficult to write down, सिर्फ मेथड एक बार समझ लेना, मेथड समझ में आ गया, डन। सिमिलरली
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड था सेम पॉइंट पे, किसका था, ए का। तो लेट ई ए विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, और वो चार्ज है नेगेटिव, डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू ए। तो लेट ई ए with the electric field at point P due to charge at A minus Q directed from P to A. Now the clear? Good. अब यहाँ पे एक एंगल का थीटा, इस एंगल का डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सम एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है और ये एल है और ये भी एल है, बिकॉज हमने पहले से बता के रखा है कि सेंटर से लेफ्ट में एल डिस्टेंस, राइट में एल डिस्टेंस। now the clear? गुड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पी पॉइंट पे बी का, इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट करने के लिए पहले हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो वी हैव ड्रॉन अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। व्हाई? वेरी बेसिक थिंग, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। व्हाई? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, इसके दो कंपोनेंट्स किए थे, एक था ई बी कॉस थीटा, एक था ई बी साइन थीटा। तो ई बी साइन थीटा और यह है ई बी कॉस थीटा, करेक्ट। देन ई ए के भी दो कंपोनेंट्स किए थे, एक था यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, दूसरा है यहाँ पे ई ए साइन थीटा। ये है ई ए साइन थीटा और ये कंपोनेंट था ई ए कॉस थीटा। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अब सिर्फ आपको वहां पे बताना है कि आपने कंपोनेंट्स किए। तो लेट कौन कौन से कंपोनेंट थे, दो थे वर्टिकल, दो थे हॉरिजॉन्टल, राइट। लेट ई ए साइन थीटा and EB sin theta be the vertical components, vertical component of the positive y या फिर negative y के अलावा, positive y के अलावा था EB sin theta, negative y था EA sin theta। तो EA sin theta and EB sin theta be the vertical components of, किस किस का वर्टिकल कंपोनेंट है ये, EA and EB respectively। Similarly, EA cos theta and EB cos theta, ये क्या है, horizontal components है। Be the horizontal components, किसके horizontal components? Again of EA and EB respectively, EA and EB respectively। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो कंपोनेंट्स कर लिए। तो वो सारे कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फिर दो कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे, लेकिन कैंसिलेशन का कंडीशन है, वो क्या है, यू विल सी। तो ये कंपोनेंट था, कौन सा कंपोनेंट था, ई बी साइन थीटा। ये कंपोनेंट था, कौन सा था, ई ए साइन थीटा। यहाँ पे एक कंपोनेंट था, कौन सा था, ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पे था एक कंपोनेंट और, कौन सा, ई बी कॉस थीटा। तो दिस इज ई बी साइन थीटा, दिस इज ई बी कॉस थीटा। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था ई ए साइन थीटा और ये है ई ए कॉस थीटा। गुड। तो अगर ई बी और ई ए इनकी वैल्यू सेम आई, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हुआ, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, कैंसलेशन। और अगर ई ए और ई बी की वैल्यू सेम आई तो कॉस थीटा कंपोनेंट का क्या होगा, एडिशन। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड वाइज ई ए और ई बी सेम है क्या। तो मैग्नीट्यूड वाइज ई ए और ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर पे, चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, पहले उसका डिस्टेंस क्या देख लो। ये r डिस्टेंस है, ये l डिस्टेंस है।
तो हाइपोटेन्यूज होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। आर और एल, तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। मतलब पी पॉइंट का बी से डिस्टेंस और पी पॉइंट का ए से डिस्टेंस क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मतलब 10 कूलम नेगेटिव, 10 कूलम पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो देख लिया ना, डायरेक्शन ई ए था टूवर्ड्स ए, मतलब पी टू ए, और ई बी था फ्रॉम बी टू पी। तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो हमको ऑलरेडी पता है। अब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे, सिंपल, बट magnitude wise EA and EB both are same, इसको मैं बोल देता हूँ E, राइट। और ये कितना है, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसल, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। Therefore, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, they are equal but opposite and hence they will cancel out. So therefore, EA sin theta and EB sin theta are equal in magnitude, but opposite in direction, and hence cancels out. तो दो इक्वल बट अपोजिट वेक्टर कैंसिल हो गए। इसका मतलब वो जो पी पॉइंट था, ये जो पी पॉइंट था जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, वहां पे अब कौन बचेगा, सिर्फ कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपके पास अब सिर्फ आएगा कॉस कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हो गए कैंसल, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड आ गया इक्वल, डायरेक्शन तो अपोजिट ही था, करेक्ट। इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आएगा EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिनोट करूंगा E नेट से। E नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, रिमेंबर दिस, ये आ गया E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे था, तो इसी को नया नाम रहेगा E इक्वेटर। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो पी पॉइंट पे देख रहे हो ना, पी पॉइंट कहाँ था, पी पॉइंट इक्वेटर पे था। EB cos sin थीटा और EA sin थीटा क्या हो गया, कैंसल। तो इक्वेटर पे जो पी पॉइंट था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, EB cos थीटा एंड EA cos थीटा का एडिशन। देयरफॉर ऐसा बोल सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ऑल्सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एड अप। वर्टिकल तो कैंसिल हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का एडिशन होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एड अप टू गिव रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, एट पॉइंट P। यहाँ तक क्लियर। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नेट, मतलब ई इक्विवेलेंट नहीं है, वो ई इक्वेटर है। ई इक्वेटर इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन सेम, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। लेकिन EB और EA दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, E है। अभी हमने देखा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो EB and EA both have same magnitude E. Therefore, equatorial field equal to E cos theta plus E cos theta. मतलब कितने बार E cos theta? 2E cos theta. So therefore, electric field at the equator
therefore electric field at the equator is 2E cos theta. Therefore electric field at equator is 2E. E था 1/4 pi epsilon 0 q upon r square plus l square. And cos theta from diagram is adjacent side upon hypotenuse, right? So also ये जो cos theta है इसको डायग्राम से फाइंड कर लेंगे. तो फ्रॉम डायग्राम cos theta is adjacent side क्या है L upon hypotenuse. hypotenuse क्या है under root of r square plus l square. under root मतलब पावर हाफ. therefore equatorial electric field equal to 2 1/4 pi epsilon 0 q upon r square plus l square. cos theta is L upon r square plus l square raised to half. अगर बेस सेम हो तो पावर का होता है एडिशन. therefore E EQ equal to ये 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो P आ गया. 2QL क्या है P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 1 और हाफ 1 प्लस हाफ इज 3/2. r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2. ये मिल गया आपको इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड. इक्वेशन नंबर कुछ दिया नहीं तो 1 बोल देते हैं. डन. राइट. गुड. So equation number 1 gives the resultant electric field at a point P on the equator of dipole. So therefore equation 1 gives resultant electric field कहाँ पे कौन से पॉइंट पे at a point on the equator of किसका इक्वेटर था डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये जनरल इक्वेशन है. वहां पे भी एक जनरल इक्वेशन था. वहां पे था 1/4 pi epsilon 0 2p r upon r square minus l square का स्क्वायर. याद है क्या. एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरल इक्वेशन आया था. शॉर्ट डाइपोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं. शॉर्ट डाइपोल अलग केस था, वो स्पेशल केस था. हमने पहले जनरल इक्वेशन डिराइव किया था, उसमें आया था 1/4 pi epsilon 0 2pr upon r square minus l square का स्क्वायर. अब ये सारे इक्वेशन याद करना सीख लो, याद होने चाहिए, क्योंकि सीईटी जेईई नीट अच्छा करना है अगर तो यू विल नीड दिस इक्वेशन. ये सीईटी के सिलेबस में भी है, तो यू हैव टू नो दिस. ओके. तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड वो आया था 1/4 pi epsilon 0 2pr upon r square minus l square का स्क्वायर. फिर हमने स्पेशल केस देखा था एक. अगर शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस कंपेयर टू लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी वेरी लार्ज. मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l. मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर. उस केस में हम लोगों ने सीधा यहाँ से l स्क्वायर को हटा दिया. r का स्क्वायर r रेज़ टू 4. ऊपर एक r नीचे का एक r हो गया कैंसल. तो यहाँ पे आया r का क्यूब 1/4 pi epsilon 0 2p upon r क्यूब. राइट. तो सिमिलर स्पेशल केस यहाँ पे भी है. सिर्फ डिफरेंस क्या है. अब डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ. डिफरेंस इज दिस. इन केस ऑफ एक्सिस शॉर्ट डाइपोल एक चार्ज यहाँ पे दूसरा चार्ज यहाँ पे. जिस पॉइंट पे फाइंड करना है P वो बहुत दूर है. दैट P पॉइंट इज फार अवे पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. अगर आप एक्सिस पे फाइंड कर रहे हो तो अगर इक्वेटर पे फाइंड कर रहे हो तो भी ऐसा केस आ सकता है. तो यू कैन स्टिल हैव द सेम केस. वो जो पॉइंट P है वो P पॉइंट इट इज अ फार अवे पॉइंट. राइट. तो यहाँ पे भी एज यू कैन सी r, this distance r is very very greater than l.
तो ये ओवरऑल डाइपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल है। तो शॉर्ट डाइपोल में ये कंडीशन है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। ओके, तो इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, if r is very very greater than l, then r square minus l square की जगह पे लिखोगे r square plus l square। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आया क्या? नहीं, इक्वेटर में क्या आता है? प्लस। तो r square plus l square is approximately equal to r square। Therefore, electric field at equator 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r square raised to 3 by 2। अब r square raised to 3 by 2, तो स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube। गुड। अब एक लास्ट चीज जो बुक में नोट्स में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, कंपैरिजन ऑफ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने अभी अभी बताया शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो सेंटर से बहुत दूर है, उस केस में एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था 1 upon 4 pi epsilon 0 2 p by r cube। तो ये 2 को अगर मैं बाहर लिख देता हूँ, अंदर फिर लिखता हूँ 1 upon 4 pi epsilon 0 p by r cube, तो ये आ जाएगा 2 times ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड। मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 times ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा नहीं होता, not always true। when it is true, when you have r very very greater than l। तो only for short dipole, जब ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया हो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट डाइपोल, सिर्फ उस केस में आप यूज कर सकते हो एक्सियल फील्ड इक्वल टू 2 times ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड। हर जगह पे अप्लाई नहीं करना है, हर जगह पे अप्लाई करोगे तो गलत आंसर मिलेगा। गुड, राइट। So this is all about electric field intensity at a point on the equator of dipole। हमने कल भी किया था, सिर्फ आज थोड़ा डिटेल में देखा। Now moving to the last topic of this chapter, which is basically charge density। इस टॉपिक का नाम है continuous charge distribution। अब ये continuous charge distribution क्या होता है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान दो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, एक था डिस्क्रीट, एक था कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास है, मास चार्ज नहीं, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है, यहाँ पे तीसरा मास है, यहाँ पे चौथा मास है, और 2 मासेस के बीच में देयर इज नथिंग, एम्प्टी स्पेस है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। और मैथ्स में भी आएगा आपको 12th में, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर है, वहां पे भी आप सीखोगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस में गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में नहीं आता है कि किसको बाइनोमियल बोल रहे हैं, किसको बाइनोमियल बोल रहे हैं, किसको गॉसियन बोल रहे हैं, किसको डिस्क्रीट बोल रहे हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब है कि 2 वैल्यूज में कुछ भी नहीं है, 2 वैल्यूज है, इन बिटवीन देयर इज नथिंग, इज एब्सोल्युटली नथिंग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कॉइन है, इफ आई टॉस अ कॉइन, हेड आने के चांसेस हाफ, टेल के चांसेस राइट। तो आपके पास एक सिंगल नंबर है, यू डोंट हैव एनी अदर नंबर, हाफ एंड हाफ, अनलेस इट इज अ शोले कॉइन। पता है ना, शोले में दोनों साइड पे सेम था, राइट। ये कौन सा टाइप है? डिस्क्रीट है, हाफ डन, बाकी कोई वैल्यू मिल नहीं सकता। अब टेक द केस ऑफ डाइस। डाइस पता है? तो 6 फेसेस होते हैं, हर एक पे एक नंबर होता है। 1 डॉट इज 1, 2 डॉट 2, 3 डॉट मतलब 3। उसमें उसमें मैंने डाइस को रोल किया, 3 नंबर आने का चांस कितना है? 1/6, राइट, करेक्ट, क्लियर। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं डिस्क्रीट है, एक नंबर है, डन। यहाँ पे मासेस क्या है? एक मास है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा मास है, तो दिस इज
डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अगर मैं मासेस को पास में लाऊं और ऐसा पास में लाऊं कि दो मासेस के बीच में गैप ही नहीं छोड़ा, तो क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस होता है, सिर्फ उसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है। वही व्हेन व्हेन चार्जेस आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस नहीं है, उसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वेट, उसका डेफिनेशन का थोड़ा सा मेथड अलग है। मेथड ये है, डेफिनेशन ये है, सपोज सपोज मेरे पास आई हैव चार्जेस विच आर फार अवे, थोड़ा दूर है, डिस्क्रीट है क्या? यस। अब इमेजिन इसी चार्ज को मैं 1 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट दिस चार्जेस फ्रॉम 1 किलोमीटर अवे। तो हमको एक्चुअली ये चार्ज कैसे दिखेंगे? कंटिन्यूअस, एग्जैक्टली। और मैं उस 1 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, इस चार्जेस की क्या फाइंड कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिमेंबर, कंटिन्यूअस किसको बोलोगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप उसको बोलोगे जिस केस में, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो डिस्टेंस चार्जेस के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव चार्जेस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is very small compared to the distance at which you are finding out electric field, right? इसको बोलते हैं continuous charge distribution, right? तो continuous charge distribution मतलब क्या? The distance between two charges, average distance between two charges is very small compared to the distance at which we are finding electric field, then such a charge distribution is called as continuous. अगर आप इसको पास में जाके देखोगे, they are not really continuous, है क्या? continuous वो नहीं है, they are actually discrete। लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर के पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो बहुत दूर मतलब दे विल लुक लाइक कंटिन्यूअस, इवन दो दे आर नॉट कंटिन्यूअस बट दे विल लुक लाइक कंटिन्यूअस। तो ये याद रखना, याद रहेगा ये? यस, राइट। अब तीन टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं डिफाइन कर दूंगा। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, a charge distribution is said to be continuous, if the average distance between charges is very small, compared to what? Compared to the distance of the point, कौन सा point? Of the point where we want to find electric field, या फिर where the electric field is to be determined। तो एक ही बात है, where we want to find out electric field और where electric field is to be determined। है that clear? अब पहले ही चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1, वहां पे हमने डिराइव क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी डिफाइन किया था, डेंसिटी। याद है डेंसिटी? याद है? मास डेंसिटी। एक्चुअली डेंसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है नंबर डेंसिटी, एक होता है मास डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में सीखा होगा ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? हर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हो? पॉपुलेशन डेंसिटी, करेक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल, नाउ इफ यू कंपेयर, यहाँ पे इन सेंटर में अगर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर, इस क्लासरूम के सेंटर में मैं अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया लेता हूँ, 1 मीटर इज रफली 3 फीट, तो 3 बाय 3 फुट का एरिया लेता हूँ यहाँ पे, तो डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट बैठे हैं। पीछे देखोगे थोड़ा सा कम है, बिकॉज लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर।
राइट, तो वो नंबर डेंसिटी होता है। मेरे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इफ आई हैव अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने चार्जेस डाल दिया, मासेस डाल दिया, समथिंग, सम पार्टिकल, करेक्ट। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या मासेस किस पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर डेंसिटी। अगर मास होगा तो लीनियर मास डेंसिटी, चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। इन शॉर्ट मतलब उसका ये है, 1 मीटर में कितना मास। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये 10 मीटर लंबा वायर है, 10 मीटर लंबा, टोटल मास है 20 किलोग्राम, तो हर एक मीटर में कितना, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम पर मीटर, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। सपोज ये 10 मीटर लंबा वायर है, और इस 10 मीटर लंबे वायर में टोटल चार्ज 20 कूलम है, तो हर एक मीटर में कितना चार्ज, 2, तो 2 कूलम पर मीटर, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो रिमेंबर, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ। द आइडिया हियर इज, हमको स्टडी करना था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, मतलब दो चार्जेस में डिस्टेंस लगभग नहीं है, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। या उसका मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट बहुत दूर है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। गुड। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 3 टाइप का हो सकता है ना। कैसे 3 टाइप का? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, आई गिव यू एग्जाम्पल। एंड फिजिक्स समझने के लिए हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। ये वायर है, वायर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशन, या तो सिर्फ अलोंग एक्स होगा, या अलोंग वाई होगा, या अलोंग जेड होगा। तो जब हमारे पास एक कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, तो आपने जो भी चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया वो सिर्फ किस पे है, लेंथ पे है, राइट, करेक्ट। तो एक लाइन पे है, तो इस केस में हम डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ऐसा हो सकता है, मेरे पास एक कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, प्लेट है, प्लेट, प्लेट मतलब एरिया, 2 डायमेंशन। मैंने चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब टोटल चार्ज एक एरिया पे है कंटिन्यूअस चार्ज, पहले भी कंटिन्यूअस था, अभी भी कंटिन्यूअस है, पहले एक स्ट्रेट लाइन पे था, अब एक एरिया में है। इस केस में हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक वॉल्यूम है, राइट, वॉल्यूम है ना ये, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया कि नहीं? तो 3 डायमेंशन है कि नहीं सिलेंडर के? एक तो उसका हाइट है, ये एक डायमेंशन, उसका एरिया है, ये 2 डायमेंशन, एरिया 2, हाइट तीसरा, तो कितने डायमेंशन? 3। तो जाते हो ना कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, दूध लेने के लिए, 1 लीटर दे दो, व्हाट इज लीटर? वॉल्यूम। हाउ मच इज 1 लीटर? 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। इमेजिन मैंने इस बॉटल के सरफेस पे और इसके अंदर भी चार्ज डाल दिया, तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है क्या? नो। एरिया में है क्या? नो। तो कहाँ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम में। तो चार्ज कैन बी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड along the straight line और along area और along volume। तो 3 टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। सबसे पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और रिमेंबर, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले ही 3 टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया, पहले ही 3 टॉपिक दे आर बेस्ड ऑन दिस। तो सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? गुड। अब एकदम सिंपल वे में डिफाइन करेंगे हम इसको, लिखने के लिए भी एक्सट्रीमली सिंपल रखेंगे। व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है,
एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ है एल, हाउ मच, एल। इस पूरे के पूरे कंडक्टर पे हमने चार्जेस को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आई विल नॉट शो कंटिन्यूअस बट इट इज कंटिन्यूअस। इमेजिन चार्ज इज कंटिन्यूअस। कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल लेंथ कितना है L। तो सपोज a charge Q is uniformly distributed, over the length of conductor, over the length L of conductor. What is the meaning of uniform distribution? Same everywhere, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लिया, जितना चार्ज आएगा उतना ही अगले 1 मीटर में आएगा, उतना ही अगले 1 मीटर में आएगा, उतना ही अगले 1 मीटर में आएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When the charge is distributed in equal amounts everywhere, such a distribution is called as यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर। हमारे पास एक कंडक्टर था जिसका लेंथ L है, इस कंडक्टर पे चार्ज कितना है, Q है, राइट। तो सपोज अ चार्ज Q is uniformly distributed over the length L of the conductor, then linear charge density, then linear charge density is defined as, linear charge density is defined as, बहुत सिंपल है, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो। हमारा इंटरेस्ट था ये फाइंड करने में कि 1 मीटर में कितना चार्ज, तो टोटल चार्ज लो, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो। अब क्योंकि 3 टाइप के डेंसिटी है, कौन से 3 है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, तो तीनों को मैं सेम सिंबल तो दे नहीं सकता, तो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ये लैम्बडा वेवलेंथ नहीं है, ऑप्टिक्स में लैम्बडा वाज वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं, हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज किस में आता है, कूलम में, लेंथ किस में रखते हो, मीटर में, तो कूलम पर मीटर, ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर। और डायमेंशन भी फाइंड करने हैं तो कर सकते हो। अब मैंने बहुत बार बताया है चार्ज का डायमेंशन होता है A1 T1 अपॉन लेंथ इज L1, तो A1 T1 L minus 1। यहाँ तक क्लियर। मेनी टाइम्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी होता हमारे पास, बहुत बार ऐसा होता है, हो सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे पास एक वायर तो है लेकिन उसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक रीजन में बहुत ज्यादा चार्जेस है और एक रीजन में बहुत कम चार्जेस है, तो ऐसा सिचुएशन है कि चार्जेस आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो इस केस में अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, डायग्राम नहीं है उसमें, तो हम क्या करते हैं, नोट्स में डायग्राम नहीं है, जरूरत नहीं है, तो हम पूरा लेंथ कंसीडर करने की जगह पे इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग बोल लेंथ हम कंसीडर करते हैं एक स्मॉल लेंथ। क्या करते हैं हम, स्मॉल लेंथ, मतलब हम चेक करते हैं कि स्मॉल लेंथ DL में अगर लेंथ स्मॉल तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी स्मॉल, तो हाउ मच इज द चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल लेंथ, dq बाय, so for a non-uniform charge distribution, for a non-uniform charge distribution, linear charge density lambda will be equal to dq by dl। डायमेंशन वापस से सेम, ऐसा यूनिट वापस से सेम, कूलम पर मीटर। आइडिया क्लियर। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल लेंथ। ये हो गया पहले टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर 2 दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इसको और एक नाम भी है, इसको एरियल भी बोलते हैं, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल मतलब एरिया पे, जैसे सरफेस चार्ज, जैसे लीनियर चार्ज था लैम्डा, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा, राइट, करेक्ट, सिग्मा। देन अब द आइडिया इज अगेन सेम, सिर्फ इतना है कि दिस टाइम द चार्ज इज नॉट along the length but it is on a surface, ये एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। समथिंग लाइक दिस। टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल एरिया कितना है A। तो अब कैसे डिफाइन करोगे? सपोज अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द कंडक्टर। वहां पे क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, समझ में आ रहा है कि सब बाउंसर, बाउंसर वो बाउंसर है, और ये कॉन्सेप्ट अगर बाउंसर है तो आई विल जस्ट से नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब समझ में आता है? नेक्स्ट ईयर मतलब वो इस साल तुम पास नहीं होने वाले हो, तो 11th रिपीट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई मीन, आई जस्ट जोकिंग। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इससे क्या सिंपल हो सकता है? चार्ज है, एक सरफेस पे डाल दिया, टोटल चार्ज Q था, टोटल एरिया A था, चार्ज को एरिया से डिवाइड करो। एग्जाम्पल 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, इमेजिन, और टोटल चार्ज 2000 कूलम है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? 2000 बाय 100 मतलब कितना? 20। तो इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। सपोज द चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ की जगह पे एरिया, ओवर द एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया A ऑफ कंडक्टर। देन उसके बाद क्या बोलोगे? देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? Q बाय A, Q इज इन कूलम, A इज इन मीटर स्क्वायर। अगर आपको डायमेंशन फाइंड करने हो, Q के डायमेंशन तो A1 T1, एरिया इज L2, तो डायमेंशंस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज A1 T1 L-2। पहले केस में क्या था? L-1 क्या था? वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। एरिया में क्या है? L-2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरे केस में क्या होगा? L-3 दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पे हमने बोला था, ऐसा हो सकता है कि किसी रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर लेंथ में, स्मॉल लेंथ में चार्ज ज्यादा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एरिया के केस में भी हो सकता है, ऑल्सो यू कैन हैव सेम थिंग इन केस ऑफ एरिया। मे बी पॉसिबल कि ऐसा एक स्मॉल एरिया है, यू हैव अ स्मॉल एरिया इन विच द चार्ज इज मोर, राइट। तो ऐसा एक रीजन है कंडक्टर का, ये एरिया कितना है? ये एरिया स्मॉल एरिया है dA, इसमें चार्ज कितना है? dQ। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं लिखूंगा नहीं, समझ जाओ। फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू dQ बाय dA, ऐसा यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। क्लियर? Last type is volume charge density. Then in this case, as I told you, मेरा टारगेट है आज का खत्म करना। बड़बड़ करोगे मैं लेट छोड़ूंगा, शांत बैठोगे जितना जल्दी होगा आई विल रिलीज यू। तीसरा टाइप है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। और ये रो मास डेंसिटी के लिए भी डिनोट होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पता है ना, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर।
तो रो ये सिंबल नॉर्मली वॉल्यूम डेंसिटी के लिए रिजर्व होता है। अगर वो मास डेंसिटी है तो भी रो यूज करोगे, अगर वो चार्ज डेंसिटी है फिर भी हम लोग रो यूज करेंगे। अब इस केस में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारे पास एरिया नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम है। क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। तो ये मैंने ले लिया एक स्क्वायर। स्क्वायर ये एरिया होता है कि वॉल्यूम होता है? 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल। इसको फिर मैं वॉल्यूम के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेंगे। वी विल मेक अ क्यूब। अब दिस टाइम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्यूब। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? थ्रू आउट द क्यूब, मतलब क्यूब के सरफेस पे भी है, क्यूब के अंदर भी चार्ज है, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली। तो टोटल चार्ज कितना? Q। टोटल वॉल्यूम कितना? V। तो अब चेंज क्या होगा? सपोज अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम V ऑफ द कंडक्टर। तो इवन लिखने का तरीका भी मैं सेम बता रहा हूँ, सिर्फ एरिया की जगह पे वॉल्यूम V। देन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज डिनोटेड बाय रो, डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल चार्ज का टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज अभी है ये कूलम में, तो ऐसा यूनिट क्या आएगा? कूलम। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक? डायमेंशंस फाइंड करने हैं अगर, तो चार्ज के डायमेंशंस अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशंस। चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? A1 T1। वॉल्यूम क्या होता है? L3। तो A1 T1 L-3। गुड। तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था लीनियर के केस में, सरफेस के केस में, वैसे ही यू कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी ऐसा हो सकता है, सम पार्ट्स, इस क्यूब के किसी एक पार्ट में बहुत ज्यादा चार्ज है, ये क्यूब है, और इसके किसी पार्ट में बहुत ज्यादा चार्ज है, देयर इज अ लॉट ऑफ चार्ज इन वन प्लेस। ओके, तो चार्ज कितना है? dq। कितना चार्ज है? dq। वॉल्यूम कितना है? dv। तो देयर इज अ स्मॉल वॉल्यूम हियर dv। स्मॉल वॉल्यूम dv में देयर इज चार्ज dq। तो इस केस में डिफाइन कैसे करोगे? dq बाय dv। डायमेंशंस एंड यूनिट्स आर सेम। यहाँ तक क्लियर? तो तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए। लीनियर में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज इज ओवर सरफेस, एंड वॉल्यूम में चार्ज इज इन अ वॉल्यूम। गुड। So that is the end of this chapter.